हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रजतर और आज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आ चुका है एज ऑन 8th ऑफ फरवरी 2024। और हमें इतना तो पता है कि 6.5% रेपो रेट को सेम रखा गया है। एंड हर जगह बिजनेस न्यूज़ चैनल में यही चीज़ ब्रॉडकास्ट हो रही है। बट मेरा इस वीडियो का उद्देश्य ये है, एज ए निवेशक आपको इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कैसे करना है, और इसके मैं अनकवर ऐसे करूंगा कि जिस हिसाब से आपने कभी भी इस न्यूज या इस इंफॉर्मेशन को उस नजरिए से नहीं देखा होगा। सो जी, सबसे पहली बात आते हैं कि आरबीआई ने कहा कि हम 3 रेट्स को सेम रख रहे हैं, मतलब हम कोई चेंज नहीं कर रहे। कौन सा? सबसे पहली बात है रेपो रेट, जो हम 6.5% रखेंगे। दूसरा आ जाता है हमारे पास एसडीएफ, जिसको स्टैंडिंग डिपॉजिट रेट कहते हैं, जो हम 6.25 रखेंगे। एंड देन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 6.75 रखेंगे। अब सबसे पहली बात होती है, ये 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या और इनको सेम लेवल पे क्यों रखा गया? मतलब जो पिछली एमपीसी मीट जब हुई थी उस पे रेपो रेट और बाकी रेट्स को चेंज नहीं किया गया, और यहाँ पे ये इसको कह रहे हैं कि हम चेंज नहीं करेंगे। तो पहली बात है, ये फर्क क्या है? रेपो रेट वो होता है जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड करता है मनी टू द कमर्शियल बैंक। सो इसका मतलब है, जब वो कहता है कि 6.5% रेपो रेट को हम अनचेंज रख रहे हैं, इसका मतलब है अभी भी कमर्शियल बैंक्स अपने आरबीआई से जो पैसा लेंगे वो लेंगे 6.5% पे। सो इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट, आपकी जो सेविंग्स, आपके जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर है, कोई वेरिएशन, कोई चेंज नहीं आएगी, बिकॉज रेट, रेपो रेट इन अनचेंज्ड है। दूसरी बात आती है आपका जो डिपॉजिट रेट्स होते हैं, जिसको स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कहते हैं। ये 6.25, मतलब क्या होता है कि ओवरनाइट अगर बैंक के पास एक एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है और वो उसको नहीं चाहिए, तो वो से ओवरनाइट के लिए आरबीआई को लेंड कर देता है, और उसके ऊपर वो 6.25 6.25% ब्याज लेता है। ये चीज होगी। तीसरी चीज आ जाती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये होता है कि सपोज किसी बैंक को ओवरनाइट क्रेडिट क्रंच है, या उसको पैसा चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, तो वो क्या करता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के एवज में उससे वो बैंक, ये आरबीआई से पैसा ब्याज पे लेता है। कितने पे लेता है? 6.75%। सो देयरफॉर अगर हम 3 रेट्स को देखा जाए, ये फ्लोर प्राइस और टॉप प्राइस की बात होती है। अब ये इसको यूज इसलिए किया जाता है कि रेपो रेट ही एकमात्र साधन होता है आरबीआई के पास कि जिससे आप इन्फ्लेशन या सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल कर सकते हो। आप पैसा मार्केट में कम कर दीजिए या ज्यादा कर दीजिए बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन नंबर्स, तो उस हिसाब से आप उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इन सब चीजों में अगर आप आरबीआई की एमपीसी की रिपोर्ट देखेंगे, उन्होंने एक वर्ड यूज किया है, विड्रॉवल ऑफ एकोमोडेशन, जिसकी वजह से आज मार्केट में करेक्शन आई है। तो नॉर्मली मार्केट में करेक्शन 2 कारण से आई है। एक तो ऑब्वियसली ये हुआ है कि लेंडिंग कंपनीज, डिजिटल लेंडिंग फर्म्स और एनबीएफसीज और बाकी सब, आप कह सकते हैं कि लेंडिंग को ये कहा कि आप अपने जितने भी चार्जेस हैं, एड ऑन चार्जेस है, सारों को एक स्पेसिफिकली क्लियरली मेंशन करिए, ताकि ऐसा ना हो कि आपके लोन अमाउंट आरओआई एक है, देन प्रोसेसिंग फीस एक है, देन फलाना एडमिन कॉस्ट एक है, तो वो तो इम्पैक्ट किया ही किया है। लेकिन एक इम्पैक्ट टर्म ये की है कि आरबीआई ने ये कहा कि भाई हमें कोई जल्दी नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने की, सो वी आर विड्रॉइंग फ्रॉम द एकोमोडेटिव स्टैंस। एकोमोडेटिव स्टैंस का जो मतलब होता है, वर्ड का मतलब होता है, वो ये होता है कि आरबीआई इकोनॉमिक ग्रोथ को एकोमोडेट करने के लिए तत्पर नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% है, अगर वो उसको रिड्यूस करके 6% कर देंगे, इसका मतलब है लोन के अमाउंट कम हो गया, बैंक रेट्स कम हो गए, इसका मतलब इकोनॉमी को पुश मिलेगा। तो जब वो कहती है कि वी आर डूइंग विड्रॉइंग द एकोमोडेटिव स्टांस, दैट मींस दे आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग ग्रोथ ओवर इन्फ्लेशन, रेदर आरबीआई वेट करेगा इन्फ्लेशन नंबर्स को थोड़ा सा उस रेंज में आने के लिए, बिफोर दे कुड गो फॉर द फाइनल रेट कट। उसका कारण है, वो कह रहे हैं कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल्ड है। अब मैं आपको इसमें एक चीज कर दूंगा, इन्फ्लेशन सिर्फ वो नहीं होता है जिसको आप सीपीआई कहते हैं। इन्फ्लेशन में भी 2 टर्म्स होते हैं, एक होता है आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन, और एक होता है कोर सीपीआई इन्फ्लेशन या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन। जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है उसमें सारी बास्केट ऑफ गुड्स है, उसमें आपके वेजिटेबल्स भी हैं, ऑयल भी है, सर्विसेज भी हैं, बाकी सारी चीजें आ जाती हैं। जो अगर हम उसकी बात करें हेडलाइन, मतलब जो टोटल इन्फ्लेशन की बात करें, वो अक्टूबर में 4.9% था, जो अब 5.4 या 5.7% के आसपास आ गया है। लेकिन जब हम उसको ब्रेक कर लेते हैं और हेडलाइन इन्फ्लेशन में से हम कहते हैं ठीक है जी, आप सब्जी वब्जी के प्राइस बाहर निकालो, खाने की चीजों के प्राइस बाहर निकालो, और आप क्रूड का प्राइस बाहर निकालो। अगर हम बाकी सब 10 कैटेगरी को देखते हैं, हम देखते हैं कि वहां सब जगह इन्फ्लेशन में गिरावट आई है।
सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो महँगाई की दर बढ़ रही है, वो फूड इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि क्रूड प्राइसेज़ भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गए। सो इसका मतलब है फूड का जो इन्फ्लेशन है, उस वजह से टोटल हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और आरबीआई उसको लेके थोड़ा-सा सचेत है कि भाई हम ज़रा ना इसको 4% का टोटल हेडलाइन इन्फ्लेशन रखेंगे और हम प्लस माइनस 2% मतलब अंडर 6% या 2% के ऊपर और 6% के नीचे तक की बैंडविड्थ में जाएँगे। और क्योंकि इस बार एग्रीकल्चर में सोइंग देर से हुई है, लेकिन राबी की सोइंग अच्छी हुई है, बट देर से हुई है और इसलिए वो चाहते हैं कि हम थोड़ा-सा इंतज़ार करने के बाद रेट कट करने के बारे में सोचेंगे, हालाँकि हम उस पे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण एक ये भी है कि यूएस फेड और यूरोपियन मार्केट्स ने भी ज़्यादातर रेट कट किए हैं नहीं और जब तक वो नहीं करेंगे, इंडियन आरबीआई उतना ईगरनेस दिखाएगा नहीं और यही कारण थोड़ा-सा बैक ट्रैक हो गया इंडियन मार्केट आज, जिस वजह से हमने करेक्शंस देखी। अब दूसरी बात हो जाती है कि अगर हम बात करते हैं कि जब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर विथड्रॉइंग ऑफ इकोनॉमिक स्टांस हो रहा है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं करे, इसका मतलब है जो मई 2022 में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने ऑलरेडी बाय 250 बेसिस पॉइंट बढ़ाया था, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो इफेक्ट है, वो अभी भी ट्रांसमिट हो रहा है इन द इकोनॉमी। उसका मतलब है जो रेट हाइक पहले की हुई थी और उसी दर को मेंटेन किया हुआ था, वो अभी भी इन इकोनॉमी में ट्रांसमिट हो रहा है और वो पूरी तरह से ट्रांसमिट नहीं हुआ है और उसकी वजह से इट विल इम्पैक्ट the returns on the investments, the type of investments people will start doing, the type of way the assets will be responding into the market. So therefore अगर हम कह सकते हैं ना इसको lending rate इफेक्ट होगी, आपकी कंज्यूमर स्पेंडिंग इफेक्ट होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन इफेक्ट होंगे। तो अगर आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं किया, जो हमने देखा, सो देयरफॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कंज्यूमर स्पेंडिंग और जो लेंडिंग होता है वो तीनों के तीनों इम्पैक्ट करते हैं। सो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि आरबीआई बहुत नपे तुले तरीके से चल रहा है और वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही है, बिकॉज अभी तक उन्होंने जितनी भी एक्ट किए हैं, इन जितने भी पीछे मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू एक्ट किए हैं, अगर आप देखेंगे इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो हमेशा अबव 7% रहा है फॉर द लास्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। हैविंग सेड दैट जो आगे का भी हम प्रोजेक्टेड देख रहे हैं वो 7.2% टू मिनिमम 7% के आसपास हम देख रहे हैं। तो ये एक वे है आपको ये समझने का कि ये 6.5% रेपो रेट को मेंटेन क्यों रखा गया है। इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि अभी तक मॉनसून का भी वो वेट कर रहे हैं और फेड का भी वेट कर रहे हैं और इसमें आरबीआई ने क्योंकि स्टेटमेंट दिया कि हमें कोई जल्दी नहीं है इसको कम करने की, तो वो चीज मार्केट में थोड़ा सा टेंशन क्रिएट हो गया है। थैंक यू सो मच, दिस इज रजत साइनिंग ऑफ।